गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और माँ सरस्वती से ये आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, अभी कल 12वीं क्लास की एग्ज़ाम शुरू हो चुकी हैं। माहौल को देखते ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही अपनी कंपटीशन एग्ज़ामों का नंबर भी आ जाएगा। अभी जो राजस्थान पुलिस तथा पटवार के फॉर्म सरकार ने लगवा चुकी है, जो सरकार इनके फॉर्म लगवा चुकी है, पहले तो जुलाई तथा मई के अंदर इनकी एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर चुकी थी। शायद वो 2020 के अंदर ही एग्ज़ाम होने के पूरे चांस है। तो अब हमें इस कंडीशन को देखते हुए अपने मौके से नहीं चूकना है। अब हमें अपनी तैयारी को एक नियमित रूप प्रदान करना है और नियमित रूप प्रदान करते हुए अपने नोट्सों को ढंग से तैयार करना है और आने वाले क्वेश्चनों पर पूरा का पूरा फोकस करना है। साथियों, हम बात कर रहे थे चौहान वंश की। हमने सांभर के चौहान पढ़ लिए। सांभर के चौहानों के बाद में जिस अजय राज ने अजमेर के चौहानों की स्थापना की, उसके बाद हमने अजमेर के चौहान भी पढ़ लिए थे। अजमेर के चौहानों के अंदर हमने अंतिम शासक पढ़ा था पृथ्वीराज चौहान, जिसकी हत्या मोहम्मद गोरी ने कर ली। उसके स्थान पे उसका पुत्र गोविंदराज अजमेर का शासक बनने जा रहा था, लेकिन पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने गोविंदराज को अजमेर से निकाल दिया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि पृथ्वीराज का पुत्र तथा भाई दोनों के अंदर अनबन होने से हरिराज ने तो अजमेर के ऊपर अपना ध्यान धर लिया, यानी कि अजमेर पर अपना कब्जा कर लिया, जबकि पृथ्वीराज का जो सगा पुत्र था गोविंदराज, वो इस अजमेर के छोड़कर, ध्यान रखना भाई, इस अजमेर को छोड़कर और यहाँ से सवाई माधोपुर कहाँ पे चला गया था? रणथंभौर चला गया था। कहाँ पर? रणथंभौर। तो आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर के चौहान। कहाँ के चौहान पढ़ेंगे? रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर के चौहान, शुरुआत की हम बात करें तो एक नंबर पे बात करेंगे संस्थापक। संस्थापक का आप सबको पता है, यहाँ का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। और गोविंदराज ने यहाँ पर स्थापना की थी 1192 ईस्वी में। कब की थी? 1192 ईस्वी के अंदर यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की थी। अब गोविंदराज के बाद में हम अन्य शासक पढ़ेंगे, तो एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये यहाँ पर राजस्थान है, ये यहाँ पर दिल्ली है, और दिल्ली में ये यहाँ पे सवाई माधोपुर है, बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर को टच करता हुआ। आपको पता हो तो 1192 में त्राइन के द्वितीय युद्ध के बाद इस अजमेर को छोड़कर चौहान तो इधर आ गए थे रणथंभौर, और यहाँ पर गोरी ने अपना अधिकार कर लिया था दिल्ली में, और इस दिल्ली को इसने किसको सौंप दिया था? ऐबक। और ऐबक के बाद में इसके वंशजों ने दिल्ली पर अधिकार किया था। तो फिर वही लड़ाई चढ़ी थी। दिल्ली के तो ऐबक था, यानी कि दिल्ली के अंदर तो गोरी के वंशज थे, और इधर सवाई माधोपुर के अंदर पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। हम रणथंभौर के जितने भी चौहान पढ़ेंगे, उन चौहानों को हम दिल्ली से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ेंगे। दिल्ली के साथ उनके किस प्रकार के संबंध थे, कौन कौन से उनके युद्ध हुए थे, उन युद्धों के कारण भी क्या क्या थे। तो आप इस बात का एक दिमाग के अंदर एक रूपरेखा ही धारण कर लेना कि यहाँ पे तो ये सवाई माधोपुर है और यहाँ पर ये दिल्ली है। दिल्ली के अंदर सवाई माधोपुर के रणथंभौर में कौन कौन से शासक हो रहे हैं, और दिल्ली के अंदर कौन कौन से शासक हो रहे हैं, और उन दोनों के बीच में किस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। बस यही पढ़ेंगे हम रणथंभौर के चौहानों के लेकर, दिल्ली के साथ इनके किस प्रकार संबंध थे, क्योंकि दिल्ली को लेकर ही पहले भी युद्ध हुआ था, जो चौहानों के साथ युद्ध हुआ था अजमेर वाला। उस समय तो पृथ्वीराज चौहान का अजमेर पर भी अधिकार था और दिल्ली पर भी अधिकार था, लेकिन जयचंद के विश्वासघात या देशद्रोही के कारण मोहम्मद गोरी आया, जिसने दिल्ली को भी जीत लिया था और अजमेर को भी जीत लिया था। तो ये थोड़ी सी एक समय की विडंबना थी, जिसने चौहानों के हाथ से दिल्ली चली गई, अजमेर भी चला गया, और एक वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान भी शहीद हो गया। तो गोविंदराज रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक था, जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था। हरिराज के द्वारा वहां से निकाले जाने पर यह कहां पे आ गया था? रणथंभौर आ गया था। इस गोविंदराज के बाद में यहां पर शासक बना था वीर नारायण। थोड़ी सी हम गोविंदराज की हम नॉर्मल सी बात करें, गोविंदराज जब यहाँ का शासक बना था तब दिल्ली के अंदर शासक थे ऐबक, और बाद में कौन बना था?
इल्तुतमिश। इस गोविंदराज ने ऐबक और इल्तुतमिश के दोनों युद्धों को इसने असफल किया। मतलब इन लोगों को, ऐबक और इल्तुतमिश को इस क्षेत्र पर सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। गोविंदराज के बाद में बना था वीर नारायण, और जब यहाँ का शासक बना था वीर नारायण, तब यहाँ का शासक कौन था दिल्ली का? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी इस सवाई माधोपुर पर या इस रणथंबोर पर अधिकार प्राप्त करने में क्या रहा था? असफल रहा था। वीर नारायण के बाद में आया था यहाँ पे वल्लभ देव, सॉरी भाई, पहले वल्लभ देव आएगा, वल्लभ देव और इल्तुतमिश। वल्लभ देव के बाद में आया था वीर नारायण, और वीर नारायण के काल में भी यहां पे कौन था? इल्तुतमिश। और वीर नारायण के बाद में यहां पे आया था वाघभट्ट, और वाघभट्ट के काल में यहां पे कौन थी? रजिया। और रजिया ने अपने एक सेनापति हसन को इस पर अधिकार करने के लिए भेजा था, लेकिन असफल रहा। और उसके बाद में आया था जेतर सिंह, और जेतर सिंह ने इस क्षेत्र पर 32 वर्षों तक शासन किया था। और बाद में यहाँ का शासक बना था, जेतर सिंह का पुत्र था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। और आज हम स्पेशल यहाँ के चौहानों में अगर किसी शासक के बारे में पढ़ते हैं तो वो किसके बारे में पढ़ते हैं? हमीर देव चौहान। पहले हमने थोड़ी सी वंशावली देखी कि ये रणथंबोर के चौहान है, आए कहाँ से आए थे। उसके बाद में हमीर देव चौहान तक कौन कौन से शासक रहे थे, हालांकि इनके बारे में पूछा नहीं जाता, फिर भी अगर पूछ लें कि रणथंबोर के चौहानों के आपसी संबंध किसके साथ खराब थे, या जब रणथंबोर के चौहान यहाँ पर शासन कर रहे थे उस समय दिल्ली में कौन सा काल था? सल्तनत काल था। और ये शासक किसके थे? सल्तनत काल के क्या थे? शासक थे। गोविंदराज सहस्थापक, उसके बाद में वल्लभ देव, उसके बाद में वीर नारायण, उसके बाद में वाघभट्ट, उसके बाद में जेतर सिंह ने कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक। और ये शासक बना था 1182 से लेकर 1301 के अंदर। उस साके में क्या हो गया था? साके के दौरान इसने केसरिया किया और शहीद हो गया था। तो आज हम जो भी पूरी जानकारी लेंगे वो किसके बारे में लेंगे? हमीर देव चौहान के बारे में ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन था हमीर देव? क्या क्या इस हमीर की विशेषताएं थी? विश्व के इतिहास में हमीर देव प्रसिद्ध शासक था। नारी लज्जा या नारी की रक्षार्थ, शरण में आए हुए की रक्षार्थ के लिए इस हमीर को जाना जाता है। तो आज हम उसी हमीर की चर्चा करेंगे जो रणथंबोर का शासक था और रणथंबोर की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था, या केसरिया जिसने किया था। पहले हम बात करेंगे रणथंबोर के चौहानों के जो जानकारी के स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। याद रखना भाई, प्रश्न यहीं से आते हैं ज्यादातर। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों में हम 2-3 प्रकार की किताब देखेंगे। एक देखेंगे हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, और इस हमीर महाकाव्य का लेखक था नयन चंद्र सूरी। 2 नंबर पे देखेंगे हमीर रासो, हमीर रासो। इस हमीर रासो का लेखक था जोधराज। 3 नंबर पे देखेंगे हमीर हठ, हठ के लिए जाना जाता है हमीर हठ, हट्ठी व्यक्ति था भाई हमीर हठ। और हमीर हठ का लेखक का नाम देख लेना आप, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी हट्ठी था, याद नहीं रहे तो। चंद्रशेखर वही व्यक्ति है जिसने कहा था कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता हूं, लेकिन जीते जी कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। यही हुआ था इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क के अंदर, जब कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने चंद्रशेखर को घेर लिया था तो उनका मुकाबला करते हुए, उनके साथ लड़ते हुए अंतिम गोली से अपने प्राण त्याग दिए थे। वही हैं चंद्रशेखर, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क चंद्रशेखर, जिनको राष्ट्र भगत, देश भगत के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर पे जो बुक है उसके नाम है हमीर मद मर्दन, हमीर मद मर्दन। इसका लेखक है जय सिंह सूरी, जय सिंह सूरी। एक जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा करता सेनापति, या अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, जिसने 7
मुसलमान शासकों का कार्यकाल देखा था, जिसको हिंद ए तोता के नाम से जाना जाता है, जिसने भारतीय वीणा का निर्माण किया था, उसका नाम है अमीर खुसरो। ध्यान रखना, उसकी पुस्तक का नाम था खजाइन उल खुतू है, और खजाइन उल खुतू के लेखक कौन था? अमीर खुसरो। और इस अमीर खुसरो का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। तो ये 5 किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट है। हमीर महाकाव्य, नवीन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर, हमीर मदमर्दन, जयसिंह सूरी, खजाइन उल खुतवा, अमीर खुसरो, जो रणथंबोर के चौहानों के बारे में जानकारी देती है। अब हम बात करते हैं हमीर चौहान के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमीर चौहान। इसकी बायोग्राफी के बारे में देखते हैं, इसकी जो मूल विशेषताएं हैं उसके बारे में देखते हैं। इसने शासन किया था 1282 ईस्वी से लेकर 1301 तक। अब इसके हम मूल बात देखें, पिता देखें, पिता कौन है? सीधी सी बात है, जेतर सिंह। अब देखो, कुछ तो ये भी कहते हैं कि इसने सवा रणथंबोर का जो किला था उसके अंदर जेतर सिंह की 32 खंभों की छतरी बनाई थी। जेतर सिंह का जो 32 वर्षों का कार्यकाल था उसके आधार पर 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसको न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं जितनी भी ये स्थापत्य कला की बात है, निर्माण से संबंधित बात है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चित्रकला से रिलेटेड हो, कोई भी बात, इनको हम यहाँ पर न पढ़ करके इनको हम सेपरेट पढ़ेंगे। जहाँ पर छतरिया की बात है तो केवल राजस्थान की छतरियाँ पढ़ेंगे, पूरी की पूरी छतरियाँ पढ़ेंगे। जहाँ पर राजस्थान के मंदिरों की बात आएगी तो वहाँ पर केवल राजस्थान के मंदिर पढ़ेंगे, और जहाँ पर राजस्थान के दुर्गों की बात आएगी तो वहाँ पर केवल राजस्थान के हम दुर्ग पढ़ेंगे। ये नहीं कि शासक पढ़ रहे हैं उसके दुर्ग भी पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, दूसरा वीडियो उसके अंदर फिर दुर्ग आएगा तो शासक भी साथ में पढ़ लिए। सेपरेट पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इनको समझते हुए, याद रखते हुए, जिस दिन हम दुर्ग पढ़ेंगे तो कड़ी से कड़ी जोड़ना है। आपका जो जीके है एकदम बिल्कुल तरीके से शानदार हो जाएगा। कभी भी अलग अलग प्रकार के 2 तथ्यों को एक साथ शामिल नहीं करना है, वरना सिमट के रह जाएगी। एक छोटे से जीके का कवरेज आपका तैयार होगा। पिता कौन था इसका? जेतर सिंह। पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था रंगदेवी। एक पुत्री थी। पुत्री की बात करें तो इसकी पुत्री का नाम था पद्मला या देवल दे। पद्मला या देवल दे। इसके बाद में हम आगे की बात करें तो इसके जो सेनापति थे, उन सेनापति का नाम देखें तो हम, एक था धर्म सिंह, एक था भीम सिंह, एक था रणमल, एक था रतिपाल। याद रखना भाई, हम पूरी की पूरी जानकारी बाद में देखेंगे, किस प्रकार इन लोगों ने कार्य किया था, कौन कौन से युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। इस हमीरदेव चौहान की जो नीति थी वो दिग्विजय की नीति थी, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज थे। किसके वंशज थे? पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज थे। इन्होंने जो अपने अजमेर को खोया था, जो दिल्ली को खोया था, उसको वापस प्राप्त करने की नीति थी दिग्विजय की नीति। और इसने एक यज्ञ भी किया था, उस यज्ञ का नाम था अपना कोटियजन यज्ञ। कोटियजन यज्ञ। और ये कोटियजन यज्ञ किया था इन्होंने जब अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग का घेरा डालकर बैठ गया था 1301 ईस्वी में, तो इसने एक यज्ञ किया था कोटियजन यज्ञ। और कोटियजन यज्ञ का मतलब था मौन व्रत यज्ञ किया था इन्होंने। इसके हम मूल रूप से थोड़ी सी अगर हम बात देखें, युद्ध की बात देखें तो युद्ध के दौरान हमीरदेव चौहान ने क्या किया था? अपनी गर्दन काटकर महादेव को समर्पित कर दी थी। याद रखना भाई। दूसरी बात करें, रंगदेवी ने क्या किया था? जल जोहर किया था। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र जल जोहर था। मतलब उसके बाद में जोहर तो बहुत हुए हैं, लेकिन वो बाकी के जोहर हुए वो किस प्रकार के जोहर हुए हैं? अग्नि जोहर हुई है। राजस्थान का प्रथम जोहर, एकमात्र जल जोहर किसका था? रंगदेवी का। इस देवल दे ने क्या कर लिया था? इसने भी आत्महत्या मान लो या जल जोहर मान लो, इसने भी जल जोहर किया था। और कौन से तालाब के अंदर? पद्मला तालाब के अंदर। सेनापति धर्म सिंह, भीम सिंह, रणमल, रतिपाल की बात करेंगे, नीति दिग्विजय की बात करेंगे, यज्ञ कोटियजन यज्ञ किया था इन्होंने। इसके अलावा ये हमीर हट के लिए जाने जाते थे। हमीर हट तिरिया तेल चढ़ेना दूजी बार। हमीर हट तिरिया तेल चढ़ेना दूजी बार,
ये जो लाइन है ये इसी हमीर के लिए काम में ली गई है। दो हमीर थे, एक तो महाराणा हमीर था जो सिसोदिया वंश का संस्थापक था, जिन्होंने रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद जो चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में चला गया था, उस चित्तौड़ को उसने 1326 में वापिस अपने सिसोदियाओं को दिया था। वो था महाराणा हमीर या राणा हमीर। उसको कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, क्योंकि मेवाड़ को अगर पुनः किसी ने वो वापिस रूप प्रदान किया था वो उसी हमीर ने किया था, इसलिए उसको मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। और चौहानों की लाज बचाने के लिए जिसने युद्ध भूमि में अपने प्राण त्यागे थे और जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध था, वो कौन था? हमीर हट। तो हमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार हमीर चौहान के लिए काम में लिया गया है। हमीर ने अपनी गर्दन काट कर महादेव को चढ़ाती थी। रंग देवी ने जल जोहर किया था, राजस्थान का एकमात्र तथा प्रथम जल जोहर था। देवलदे ने भी जोहर किया था पद्मला तालाब में। धर्म सिंह, भीम सिंह, रणमल, रतिपाल, नीति कौन सी थी? दिग्विजय की कोटिजन ये किया था और हमीर हट इसका नाम था। ये थोड़ा सा देखना भाई, ये दुर्ग अपने, ये दुर्ग है रणथंबोर का किला, और रणथंबोर के पास में ही एक दुर्ग और है जो रणथंबोर की क्या कहलाता था? कुंजी। कुंजी का मतलब है पहले अगर किसी इस दुर्ग पर अधिकार करना है तो इस दुर्ग पे अधिकार करना पड़ेगा। इस कुंजी का नाम क्या था? इस दुर्ग का नाम था झाइन का किला। झाइन का किला बहुत बार पूछा भी जा चुका है। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा दुर्ग कहलाती है? तो वो तो है झाइन का किला। नॉर्मल से हमने इनकी बातें देख ली, हमीर चौहान के बारे में भी देख लिया। अब हम हमीर चौहान के साथ कौन कौन से युद्ध हुए थे, किस किस प्रकार की व्यूह रचनाएं बड़ी थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हमीर चौहान के बारे में। देखो, जब हमीर चौहान यहाँ का शासक बना था तो इसने दिल्ली के दो शासकों का कार्यकाल देखा था। एक था जलालुद्दीन खिलजी और दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ही दिल्ली के शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी की 1296 में हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी नीतियों के कारण फेमस था और पूरे भारत के अंदर फेमस भी हुआ, और पूरे सल्तनत काल का प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। या तो साम्राज्य विस्तार की नीति राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक अपनाई अकबर ने अपनाई थी, या उससे पहले जिसने राजस्थान को अपने अधिकार में करने का प्रयास किया था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। तो एक तरफ पढ़ेंगे हम दिल्ली, एक तरफ पढ़ेंगे हम हमीर, और दूसरी तरफ पढ़ेंगे हम दिल्ली। और दिल्ली में यहाँ पे दो शासक हैं, एक है जलालुद्दीन खिलजी JLK और दूसरा है AK। बात देखो क्या है, हमीर है, बात है 1292 ईस्वी की। हमीर अपने दुर्ग के अंदर बैठा हुआ है और इस दुर्ग को जीतने के लिए ये अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है और इस दुर्ग का घेरा डाल के बैठ जाता है। जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पे बैठा रहता है, बहुत समय के लिए बैठा रहता है, मतलब 6 माह तक। अब जलालुद्दीन खिलजी को कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसको सिर्फ अपनी हार नजर आती है। तो जलालुद्दीन खिलजी अपनी हार को न सहन करते हुए एक बात कहता है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, संख्या याद रखना भी, मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये बात कहते हुए अपने खुद को संतोष देते हुए वापस कहाँ लौट गया? दिल्ली लौट गया था। हालांकि आगे की हम बात देखेंगे, ये बात 1192 ईस्वी की है। इस प्रकार की नीतियों से अलाउद्दीन खिलजी परेशान था। रिश्ते में 2 रिश्ते थे, चाचा भतीजा का रिश्ता था। एक रिश्ते में तो ये अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा लगता था और दूसरे रिश्ते में ये इसका जवाई भी लगता था। जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों से परेशान होकर गंगा नदी के तट पर जुलाई की बात है 1996 के अंदर, और जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी? इसने हत्या कर दी और दिल्ली का शासक कौन बन गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला हमीर का जो संबंध है वो जलालुद्दीन खिलजी के साथ है। जलालुद्दीन खिलजी ने 1292 में आक्रमण किया था और पराजित होकर वापस लौट गया था, और इसने रणथंबोर दुर्ग के बारे में क्या कहा था? मैं इस प्रकार के 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं
समझता। ये बात तो हो गई अपनी किसकी, जलालुद्दीन खिलजी के साथ। जलालुद्दीन खिलजी के साथ ये बात होने के बाद हम दूसरी बात देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या हुआ था, कौन से कारण थे कि 1301 का हिंदू वाट घाटी का युद्ध लड़ना पड़ा था। एक तरफ हम देखेंगे हमीर है, और हमीर के दो सेनापति हैं, धर्म सिंह और दूसरा सेनापति है भीम सिंह। ये इस समय मौजूद है। बात है 1299 ईस्वी की। इधर है अलाउद्दीन खिलजी, इसके भी 3 सेनापति हैं, एक नुसरत खां है, दूसरा उलगू खां है, और तीसरा अपना इसका है वो एक मंगोल सेनापति है, मंगोल सेनापति है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की 2 ही नीतियां थी, साम्राज्य विस्तार, राज्यों को अपने अधीन करना, उनसे टैक्स प्राप्त करना और लूट की सामग्री उनसे प्राप्त करना। इसी प्रकार ये इन्हीं नीतियों से प्राप्त धन से ये दिल्ली का शासन चलाता था। तो नुसरत खां, उलगू खां और मंगोल शासक मोहम्मद शाह, तीनों ने एक अभियान किया था, गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान के किया था इन्होंने 1299 ईस्वी के अंदर। गुजरात अभियान के दौरान इन्होंने गुजरात को खूब लूटा, और लूट के रास्ते में वापस आ रहे थे तो रास्ते के दौरान इस मोहम्मद शाह ने अपनी लूट का हिस्सा प्राप्त किया और किसकी शरण में आ गया, हमीर की शरण में आ गया। हमीर की शरण में आ गया कौन, मोहम्मद शाह। और इसी को बताते हैं युद्ध का कारण। युद्ध का कारण, एक कारण तो ये बताते हैं। मैं पहले इस युद्ध के कारण बता देता हूं। हमीर जो महाकाव्य है वो महाकाव्य तो बताता है युद्ध का कारण ये ही मोहम्मद शाह वाला। दूसरा अपना जो है हमीर रासो, जोधराज वाला। हमीर रासो कहता है कि इस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर एक बेगम थी, चिमनी या चिमना, और इस चिमनी बेगम के साथ मोहम्मद शाह के संबंध स्थापित थे, या मोहम्मद शाह की प्रेम कहानी चल रही थी जो अच्छी नहीं लगी किसको, अलाउद्दीन खिलजी की। ये कहते हैं कि उठा के लाई हुई थी मराठा बेगम। मंगोल था, मोहम्मद शाह अपने जाल में फंसा लिया इसको, बात आगे भी बढ़ चुकी थी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने चिमनी को कहा कि रुक जाओ चिमनी, चिमनी रुकी नहीं। मोहम्मद शाह को कहा, मोहम्मद शाह भी नहीं रुका, और मोहम्मद शाह किधर आ गया था, हमीर की शरण के अंदर आ गया था। 2 कारण हो गए। हमीर महाकाव्य के अनुसार भी मोहम्मद शाह वाला लूट का कारण है, और हमीर रासों के कारण एक प्रेम कहानी है। तीसरा कारण बताते हैं अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी भी पुस्तक के अकॉर्डिंग ना पूछे और डायरेक्ट पूछे कि हमीर ने रणथंबोर पे आक्रमण क्यों किया था, तो उसका कारण होगा एकदम सटीक साम्राज्यवादी नीति। न तो चिमनी को बीच में लाना है, न मोहम्मद शाह को बीच में लेके आना है। और एक अलाउद्दीन खिलजी और भी कारण बताते हैं कि कर देना बंद कर दिया था किसने, हमीर ने। कहते हैं कि जब सल्तनत काल में इस चौहान वंश में कमजोर शासक थे तो वो कुछ कर दिया करते थे, लेकिन जो ही हमीर यहाँ का शासक बना तो इन्होंने इनको कर देना समाप्त कर दिया। रूपरेखा बन चुकी है। नुसरत खां, उलगू खां व मंगोल मोहम्मद शाह 1299 गुजरात को लूट के थे। इधर धर्म सिंह है, भीम सिंह है, और शरण में कौन आ गया था इनके, मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह। अब इसने अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर को कहा कि हमें मोहम्मद शाह को वापिस सौंप दो। ये दुर्ग है रणथंबोर का दुर्ग, और ये किला है यहाँ पर झाइन का किला। बात है 1299 की। युद्ध का भी नाम है झाइन का युद्ध। क्या नाम है, झाइन का युद्ध। मंगोल तो आ ही गया था, उसके पास बचे थे नुसरत खां और उलगू खां, और इसके पास बने थे धर्म सिंह और भीम सिंह। आक्रमण कर दिया झाइन का किला। हमीर हट के लिए फेमस था। हमीर ने मना कर दिया कि शरणागत, शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा परम दायित्व है, आप युद्ध कर सकते हो, मैं मोहम्मद शाह को आपको नहीं सौंप सकता क्योंकि वो मेरी शरण में आया है, उसकी रक्षा करना मेरा परम दायित्व है। अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध कर दिया, और युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे नुसरत खां और उलगू खां। दोनों युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इधर इसके युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे धर्म सिंह और भीम सिंह। कौन कर रहे थे, धर्म सिंह और भीम सिंह।
एक व्यक्ति था जिसका नाम था भोज सिंह और एक व्यक्ति था जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ये भोज सिंह और ये पृथ्वी सिंह याद रखना भी थोड़ा सा, भोज सिंह और पृथ्वी सिंह इस धर्म सिंह के पुत्र थे, या धर्म सिंह से रिलेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती। ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जाकर मिल जाते हैं। जब इस बात का पता चलता है, युद्ध चल रहा होता है, इस युद्ध के दौरान भीम सिंह मारा गया, याद रखना भी, भीम सिंह क्या था, मारा गया था। इधर एक गोफन, जानते हो ना गोफन, पत्थर फेंकने वाले, हम जो पत्थर फेंकते हैं ऐसे गोफन होती है, वो रबड़ के अंदर पत्थर डाल के फेंकते वो गोफन होती है। और उस समय युद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी गोफनें हुआ करती थी जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। कहते हैं कि गोफन के द्वारा फेंके गए पत्थर से नुसरत खां भी मारा गया था। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध के दौरान कौन सा सेनापति मारा गया था, नुसरत खां मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी झाइन तक ही आ सका और 1299 में वापिस लौट गया। युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला, सिर्फ एक नुसरत मारा गया और एक भीम सिंह मारा गया। इधर थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई। भोज सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों आते ही अमीर को बोले कि धर्म सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया है। अमीर कान का कच्चा था, कान का कच्चा मतलब उनकी बातों पे विश्वास कर लिया और धर्म सिंह को इसने क्या करवा दिया था, अंधा करवा दिया था। अगर पूछ ले कि हमीर ने अपने कौन से सेनापति को अंधा करवा दिया था तो वो था धर्म सिंह। ये है 1299 वाला मैटर। अब दोबारा आएगा अलाउद्दीन खिलजी 2 वर्षों बाद अपनी सेना की पुनः तैयारी के साथ। कितने वर्ष बाद आएगा, 2 वर्ष बाद, और वो दिन है 11 जुलाई 1301। 11 जुलाई 1301 को फिर एक नई सेना के साथ, अपने सेनापतियों के साथ फिर आया कौन, अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि इतिहास के अंदर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही फेमस है, अपनी नीतियों के कारण भी फेमस है। इसने बाजार व्यवस्था शुरू की थी, उसने सिपाहियों का नगद वेतन शुरू किया था, इसके अलावा इसने घोड़े दागने की प्रथा भी शुरू की थी। 3 जो नीतियां थी दिल्ली के अंदर शुरू करने वाला कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो युद्ध है और इस युद्ध का नाम है हिंदू वाट घाटी। हिंदू वाट घाटी का युद्ध, और यह युद्ध हुआ था 11 जुलाई 1301। अब बात करेंगे, इधर है हमीर और इधर है अपना कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सेनापति है उल्गू खां। ये तो है सेनापति। एक दूसरा व्यक्ति और है इसका जो नेतृत्व कर रहा था पूरी टीम का, और नेतृत्वकर्ता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। और एक इसका समाचार वाहक था, उसका भी ध्यान रखना, समाचार वाहक जिसका नाम था मेहलन सी। ये तो अलाउद्दीन खिलजी का। इधर हमीर था और हमीर की रानी रंग देवी थी, आपको पता ही है, जिसने कौन सा जोहर किया था, जल जोहर किया था। इधर एक देवलदे है, या जिसका नाम क्या है, पद्मा है, जिसने पद्मला तालाब के अंदर जोहर किया था। इसके सेनापति एक है रणमल, एक है रतिपाल, एक है केहबरू, और एक है इसका वो मंगोल मोहम्मद शाह। ये पूरा का पूरा मैटर चल रहा था। 11 जुलाई 1301 का दिन था। अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं था, इन्होंने घेरा डाल दिया। 11 जुलाई 1301 के दिन अलाउद्दीन खिलजी खुद भी आ गया था। इसने चाल चलनी शुरू की। चाल चलनी, पहली चाल इसने चली, समाचार वाहक मेहल सिंह को भेजा हमीर के पास और कहा कि संधि कर लो और देवलदे तथा पद्मा का विवाह किसके साथ कर दो, अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दो। ये बात सुनकर और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, अपनी नारी जाति की रक्षा के लिए इसने क्या कर दिया, जोहर कर दिया। युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले ही रणमल और रतिपाल दोनों ने विश्वासघात किया, और विश्वासघात भी किसके लिए किया, बूंदी रियासत के लिए। कौन सी रियासत के लिए, बूंदी रियासत के लिए इन्होंने विश्वासघात किया।
अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि आप हमारी मदद करो, युद्ध के पश्चात हम आपको बूंदी रियासत सौंप देंगे। और ये मन में खोट किसके आ गया? रणमल और रत्तीपाल के आ गया। अब देखो हमीर का सिस्टम कमजोर हो चुका था। रणमल और रत्तीपाल ने इस दुर्ग के दरवाजे खोल दिए, सेना अंदर घुस गई और हमीर ने महादेव के आगे अपने गर्दन काट के रख दी। और रंगदेवी तथा देवलदे ने जोहर कर लिया था। रणमल और रत्तीपाल उनका साथ दे रहे थे। केहबरू और मंगोल मोहम्मद शाह को गिरफ्तार किया जा चुका था। ये कंडीशन हुई और इस दुर्ग पर किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। अब ये चारों व्यक्ति कहाँ पे गए? दिल्ली। जाना ही था दिल्ली। दो को तो बूंदी चाहिए थी और दो को चिमना चाहिए थी, एक को चिमना चाहिए थी और एक इसका हमीर का सेनापति था। तो कहते हैं कि पहले बुलाया रणमल और रत्तीपाल को, बोलो भाई क्या चाहिए? बोले बूंदी चाहिए। बोले साहब वो मुकुट ना वो जल्दी दे दो, हमें इंतजार कर रही है हमारी महारानियां भी, हमारा राज्याभिषेक होगा। तो उन्होंने कहा कि हमारा साथ कितने दिनों का है? बोला थोड़ा सो साथ तो थोड़ा सो ही है, 10-12 दिन को ही है। 10-12 दिन का साथ था। हमीर के साथ कितने दिनों का था? बोले वो तो बचपन का ही साथ मान लो चाहिए, वो तो खून का ही साथ था। आप अपने बचपन के साथी या खून के ही नहीं हुए, उनके साथ ही विश्वासघात कर चुके हो। क्या पता मेरे साथ भी विश्वासघात कर लो। इन दोनों को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया। इनके साथ केहबरू को भी कुचलवा दिया। मंगोल मोहम्मद शाह से पूछा, बोले बोल तेरी क्या इच्छा है? तो इसने कहा अपनी तो एक ही इच्छा है और वो इच्छा है किसकी? चिमनी की। बोला कि तू कुंडट है। और इसी को भी हाथी के पैर के नीचे दबा दिया गया था। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के कौन से दो विश्वासघाती हैं जिनको अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था? वो कौन है? रणमल और रत्तीपाल। और इस प्रकार इस रणथंबोर पर भी किसका अधिकार हो गया था? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसने एक बात कही थी इस दुर्ग के बारे में, और वो उसने इस दुर्ग के बारे में कौन सी बात कही थी? सोने की प्राप्ति के लिए या सोने की प्राप्ति के चक्कर में चावल के दाने भी नसीब नहीं हुए। जो ही इस दुर्ग को जीता और किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं मिली, तो इस अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने एक बात कही थी कि सोने के लालच में, भाई क्या था अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था? युद्ध अभियान के दौरान सोना ही जीतता था, अपनी शासन व्यवस्था चलाता था। सोने के लालच में चावल के दाने भी नहीं मिले, चावल के दाने भी नहीं मिले, क्योंकि ये रियासत थी और यहाँ पे किसान अपना अनाज उत्पन्न करके यहाँ का शासन कार्य चलाते थे। दूसरी लाइन कही थी, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। कुफर का मतलब है धर्म विरोध, धर्म विरोध। अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी का या सल्तनत काल का राजस्थान के अंदर कोई विरोध करने वाला था तो वो हमीर ही था। और धर्म विरोध का गढ़ मतलब जो रणथंबोर का किला धर्म विरोध के कारण प्रसिद्ध था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के पैर पसारने से अवरोध लगाया था, आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने ये शब्द या ये लाइनें कौन से दुर्ग के बारे में कही हैं? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। एक लाइन और भी याद आती है, आज कुफर का दरवाजा बंद हो गया। जब औरंगजेब शासक था और जसवंत सिंह जब जोधपुर का शासक था, जमरूद के अंदर जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है, उनके कोई संतान नहीं होती है, जोधपुर को वो खालसा घोषित कर देता है और अपनी इस खुशी के अंदर कहता है कि आज कुफर का दरवाजा बंद हो गया। मतलब राजस्थान के अंदर उसका विरोध करने वाला था जोधपुर का शासक जसवंत सिंह, जिसकी मृत्यु पर इतनी खुशी हुई औरंगजेब को कि उसने कहा कि आज कुफर का दरवाजा बंद हो गया। मतलब धर्म विरोध का दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया था। तो अमीर खुसरो की ये दो लाइनें हमेशा आप ध्यान रखना। इसकी मृत्यु पर ये दो लाइनें किसने कही थी? अमीर खुसरो ने कही थी। दो हमीर हैं, ध्यान रखना। एक हमीर राणा है, हमीर राणा है, और ये हमीर हट है। ये था चित्तौड़ के अंदर और ये था अपना कहाँ, सॉरी, ये था अपने रणथंबोर के अंदर
और ये था कहाँ पर, चित्तौड़ के अंदर। राणा हमीर था। देखो बात है 1303 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने जब रतन सिंह की हत्या करके, या रतन सिंह तथा पद्मनी थी उनके जौहर के बाद 1303 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 1326 तक इन्हीं का अधिकार रखा था। पूरी बात हम तब करेंगे। मतलब इस 1326 में इस हमीर ने पुनः इस चित्तौड़ को सल्तनत काल से मुक्त करवाया था और पुनः इस चित्तौड़ के अंदर सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। सिसोदिया का पुनः यहाँ पर जन्म देने वाला राणा हमीर ही कहलाता है। इसलिए इसको कहा जाता है विषम घाटी पंचानन तथा मेवाड़ का उद्धारक। और हमीर अपनी हट के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। हमीर हट तिरिया तेल चढ़ेना दूजी बार। मतलब एक कुंवारी लड़की के शादी से पहले तेल चढ़ाया जाता है और तेल चढ़ाने के बाद उसके विवाह की रस्म चाहे किसी भी परिस्थिति में अंदर पूरी की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति हो जाए उसकी विवाह की रस्म पूरी की ही जाती है उसी समय। ये नहीं कि हाँ घटना घट गई तो ठीक है 4 दिन बाद में ब्याह सरकार दो आगे दोबारा तेल चढ़ा देगा। तिरिया तेल चढ़ेना दूजी बार। जिस प्रकार तिलिया के तेल दूजी बार नहीं चढ़ता उसी प्रकार हमीर भी अपने हट से अलगे नहीं होता है। तो ये था अपना हमीर देव चौहान। कहाँ का शासक था, रणथंबोर का शासक है। किसके साथ संबंध, सल्तनत काल अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। धन्यवाद शास्त्रों। कल हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। जालोर के चौहानों के बाद में जो नाडोल के चौहान हैं और सिरोही के चौहान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ 3 दिन के अंदर हम इन चौहानों की भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद साथियों।